हमने कल की अपनी रिपोर्ट में आपको बताया था कि किस तरीके से कपिल सिब्बल ने अपने घर पे एक डिनर दिया, विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा किया। उसमें ये कह दिया गया कि गांधी परिवार के बिना 2024 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे, ऐसा अकाली दल के एक सांसद ने कहा। लेकिन आज की हमारी खबर ये है कि G23 जिंदा है। आज हम बात करेंगे कि G23 जो पिछले साल सितंबर 2020 में एकदम से सामने आया था, 11 महीने बाद आज उसने एक बार फिर गांधी परिवार के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। उस वक्त जब गांधी परिवार अपने खोए हुए वर्चस्व को पंजाब और राजस्थान के ज़रिए वापस पाना चाहता है। पंजाब में तमाम विरोध के बावजूद भी गांधी परिवार ने और ख़ासतौर पर प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अब राजस्थान में सचिन पायलट को उसका हक दिलवाने के लिए गांधी परिवार अशोक गहलोत पर दबाव बनाए हुए है। लेकिन इन सब के बीच में कपिल सिब्बल और G23 में भी कमलनाथ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना और चिदम्बरम का उस डिनर में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़े संकेत हैं। सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि किस किस ने क्या क्या कहा उस बैठक में, उस डिनर में। दरअसल वो डिनर नहीं था, वहाँ पूरी भाषणबाजी हुई है, सबने अपनी अपनी बात कही है। चिदम्बरम साहब बड़े वरिष्ठ हैं और G23 से बाहर थे, लेकिन इस बार वो उस डिनर में पहुंचे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस 200 सीटों पर डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी के सामने और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर हमें एक मजबूत फाइट देनी ही चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड है, कि चिदम्बरम साहब को गोवा का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, यानी उनकी देख रेख में वहाँ का चुनाव होगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया। लेकिन वो इस बात से नाराज़ हैं कि चिदम्बरम साहब जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को एक गोवा जैसे छोटे राज्य का ऑब्जर्वर कैसे बनाया जा सकता है। दूसरा, शरद पवार जो कि एनसीपी, शिवसेना और महाराष्ट्र में कांग्रेस के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, जिनकी वजह से वहाँ की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि नाना पटोले जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो जैसे बयान देते हैं वो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, यानी पवार साहब ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना घर ठीक करने की आवश्यकता है, तभी जाके एक मजबूत विपक्ष हम खड़ा कर सकते हैं। नरेश गुजराल ने क्या कहा, ये मैंने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था, फिर दोहरा देता हूँ। नरेश गुजराल ने कहा कि गांधी परिवार को माइनस करके 2024 में विपक्षी पार्टियों को और कांग्रेस को एक साथ चुनाव लड़ना होगा, तभी जाके हम मोदी को हरा सकते हैं। अखिलेश यादव इस डिनर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना घर, यानी उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली, जो कि अमेठी से राहुल गांधी सांसद होते थे, जिस बार चुनाव हार गए, रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद है, कांग्रेस अध्यक्ष है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है और हम अलायंस के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस अपना दम दिखाए, शक्ति प्रदर्शन दिखाए। रामगोपाल यादव ने कहा कि जब राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पे नेताओं को बुलाया था, उसमें हम सबसे विपक्षी नेताओं से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी टीम से ही बात करते रहे। डेरेक ओब्रेन जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उस बैठक में इस बात की चर्चा भी हुई कि ममता बनर्जी वहाँ उस डिनर में आना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई, बिजी थी, तो उन्होंने डेरेक ओब्रेन और बनर्जी को भेज दिया। माफ़ कीजिएगा, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो 2 सांसद आए थे टीएमसी से। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि विपक्षी नेता कांग्रेस को अपना घर ठीक करने की सलाह दे रहे थे और ये विपक्षी नेता कपिल सिब्बल के डिनर G23 में, जिसमें कमलनाथ और चिदम्बरम 2 नाम और जुड़ गए हैं, जितिन प्रसाद एक नाम कम हो गया है क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो कांग्रेस की जो लड़ाई फिलहाल चल रही थी, राहुल गांधी जिस तरीके से ब्रेकफास्ट दे के विपक्षी नेताओं को इकट्ठा करके साइकिल के ज़रिए महंगाई का मुद्दा उठाते हुए संसद पहुंच रहे थे और ट्रैक्टर चलाकर जब वो किसानों का मुद्दा उठा के संसद जा रहे थे और विपक्षी सांसदों के साथ बस में बैठ के जब वो जंतर मंतर जाकर किसान संसद में भाग ले रहे थे, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जब वो मंदिर घूम रहे थे, उस वक्त ये एक डिनर रखा गया जिसमें विपक्षी पार्टियों के सभी बड़े मुखिया आए। उन्होंने अपनी अपनी बात कही, कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए, उनके नेताओं के ऊपर सवाल खड़े किए। दरअसल इस वक्त इस बैठक का एक ख़ास मतलब है, वो मतलब ये है, उसके मायने ये हैं कि G23 ने राहुल गांधी की लीडरशिप को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है कि आपके ब्रेकफास्ट में तो रीजनल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनके छोटे मोटे नेता आते हैं, लेकिन जब हमने डिनर दिया तो उसमें हमने शरद पवार, अखिलेश यादव और जो तमाम बड़े बड़े नेता थे, ओमर अब्दुल्ला, इन सब को हमारे डिनर में आना पड़ा। इसमें सीताराम येचुरी भी थे। तो असली विपक्ष जो है वो हमारे पास है। यानी अब एक संदेश साफ है
कि जब तक गांधी परिवार या फिलहाल की राहुल गांधी की टीम इन सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेगी, जिसमें चिदम्बरम और कमलनाथ जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनना मुश्किल हो सकता है। यानी एक साफ संदेश ये दे दिया गया है कि इन नेताओं के बिना अगर राहुल गांधी चलेंगे तो वो चल नहीं पाएंगे, यानी उनकी साइकिल में पंचर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो बड़े नेता हैं, जो देश का बड़ा विपक्ष है, वो सब इन 23 जो नेता G23 के, उन्होंने अपने घर बुलाकर, डिनर पे बुलाकर ये दिखा दिया कि राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव या छोटे नेता जाते हैं, लेकिन असली जो विपक्ष है वो G23 के पास है। तो ऐसे में जब ममता बनर्जी या राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी परिवार के नेतृत्व में और ख़ासतौर पर राहुल गांधी की लीडरशिप में ये बात करते हैं कि 2024 में विपक्षी एकजुट होकर सामने लड़ेंगे मोदी के, तो उस पर एक बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। अब बड़ा सिंपल सवाल कि क्या राहुल गांधी 11 महीने बाद, क्योंकि पिछले साल 2020 सितंबर में G23 ने चिट्ठी लिखी थी और अपनी मांग की थी कि ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट तक चुनाव होना चाहिए, सारे फैसलों में सीनियर नेताओं को भी शामिल करना चाहिए। 11 महीने में राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। बुलाया, बातचीत की, कुछ लोगों को G23 से मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान को 5 राज्यों के चुनाव में शामिल किया गया, लेकिन क्या अब इस बड़े झटके के बाद, जब 11 महीने बाद एक भूत फिर से निकल के बाहर आ गया G23 का, राहुल गांधी या सोनिया गांधी इन नेताओं को अपनी डिसीजन मेकिंग में, अपनी कमेटीज़ में या कांग्रेस वर्किंग कमेटी में या जनरल सेक्रेटरी में या राज्यसभा में जो भी पद जिसको चाहिए उसमें शामिल करेंगे, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से वो काम करते हैं कि वो किसी के डराने से डरते नहीं हैं, ऐसा कई बार लोग कहते हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं, तो दबाव में नहीं आते हैं, तो क्या वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे कि G23 के पास असली विपक्ष है, उसके मुखिया हैं और आपके पास उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि गांधी परिवार के बिना विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, वो भी कांग्रेस के साथ? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि G23 जिंदा है। कितना जिंदा है, कितना नहीं है, ये आप सब ने देख ही लिया। उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर दिया, अपनी पावर दिखा दी। अब अगर गांधी परिवार झुकता है तो उसके सामने समस्या है, और नहीं झुकता है तो उसके सामने अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए एक संदेश है। इसका असली रिजल्ट आएगा यूपी चुनाव के बाद कि क्या वाकई में ही विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस माइनस गांधी परिवार इकट्ठा हो पाएंगे। लेकिन फिलहाल G23 जिंदा है।